जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज हम एक नई चीज शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री एकदम सीरीज में। और भी बीपीएससी की पहले आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी क्लास कंप्लीट कर दी जाएंगी, जो कि आपके बीपीएससी में बहुत काम आने वाला है। तो अभी हमारे पास टोटल जो है वो 30-35 दिन बचे हुए हैं, जिसके अंदर में हम लोग अगले 10 से 12 दिन में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, ताकि आज के समय में जो एग्जाम के समय में जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो आपको एक बेहतर रिस्पॉन्स मिल सके। जरूरी है अभी के डेट में आपका जो है, जब भी एग्जाम की एकदम नज़दीक आ गई है तो उस वक्त जो है हमारा रिवीजन जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने इसको शुरू करा है और रेगुलर बेसिस पे आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ के जाइए। और क्या इसमें चांसेस हैं कि भाई आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है यहाँ से उठाए जा सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हर तरह से प्रॉफिटेबल है, चाहे आप देखेंगे अगर तो मेंस के हिसाब से या प्री के हिसाब से, या फिर कभी आपको एग्जाम्पल्स लिखने हो उसके हिसाब से हम लोग बहुत अपने फेमस व्यक्तियों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम लोग किस पैटर्न में हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, ये हमारा पहला वीडियो है। और ये पहला वीडियो में हम ये सूचना देने आए हैं कि हमारी जो है ये सीरीज कंटिन्यू एकदम रहेगी, शुरुआत हो रही है। और इसमें हमने आपको ये बताया है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए। आपको ये क्लास करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो बड़ा ही चुना हुआ कंटेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे और डिटेल में कवर करेंगे। जिसमें से पहला हम स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि हम लोग जो है वो किस किस चीज़ को कवर करने वाले हैं। और पहला होगा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, यानी स्क्रीन पर आइए और आपको दिखाते हैं आधुनिक भारत का परिचय। हमारा पहला स्लाइड है और इसके अंदर में आप देख रहे हैं जहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं कि हमारा जो है वो भारत के इतिहास के बारे में विभिन्न कालखंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उल्लेखनीय है कि हमारा ऐतिहासिक जो है वो कालखंड कई सौ में बांटा गया है। हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं एक एक चैप्टर। पहली बात अगर मैं आपको बता दूं कि जो इतिहास की कालक्रम है, जिसमें प्राचीन आते हैं, मध्यकालीन है, आधुनिक है और उत्तर आधुनिक काल है। तो जो प्राचीन इतिहास होता है, मतलब जो पाषाण काल से शुरू हुआ है, उसको बोलते हैं। मध्यकालीन जो इस्लामिक शासन की स्थापना हुई वह पूरा मध्यकालीन इतिहास में आता है, जिसमें कि आपको मुगल से लेकर के और दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल तक सब कुछ पढ़ना होता है। आधुनिक इतिहास की बात करोगे तो हमारा जो यूरोपियन आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और ब्रिटिश आए, वो हमें सब कुछ पढ़ना है। और वहाँ से जो पढ़ना है वो हमारा आधुनिक इतिहास होता है। गांधीवाद आया, सुभाष चंद्र बोस आए, दयानंद सरस्वती आए, स्वामी विवेकानंद आए, जयप्रकाश नारायण आए, ये सारे के बारे में डिटेल जो है आपको इसमें एक एक करके पढ़ाया जाएगा। ब्रिटिश जो हमारी भारत में 1600 में पहली बार आई थी, उस वक्त से लेकर के और अभी तक की क्या प्रक्रिया रही है, ये आपको 1947 तक की क्या प्रक्रिया रही है, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और इसी कोर्स को हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं इस सेशन के अंदर में। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब इस एक वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। बिना पूरी वीडियो को देखे हुए जो है आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत बेहतर है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको बस भरोसा दिलाता हूँ कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत बेहतर है और बहुत सोची समझी कंटेंट आपके सामने ला के दी गई है। और क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा इसी चैनल के ऊपर में, इसलिए आप यहाँ से जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। और उत्तर आधुनिक काल की अगर बात करोगे तो 1947 से वर्तमान तक जो है वो हमारा उत्तर आधुनिक काल कहा जाता है, जिसमें हम लोग इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जो है जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं और संपूर्ण क्रांति उन्होंने शुरू की तो उसके बारे में पढ़ते हैं, गांधी मैदान की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आधुनिक काल से सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग 1 बाय 1 करके इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए प्राचीन इतिहास, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन बस ये पहला क्लास है तो इंट्रोडक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ से पाषाण काल जो है, स्टोन एज, भारतीय इतिहास का वह कालखंड है जो मानव ने पत्थरों का उपयोग किया था और वहाँ से जीना सीखा था। एक समय था कि मानव पत्थर का उपयोग करते थे और वहाँ से जानवरों को मारना, फल तोड़ना। हालांकि उसके पहले अगर आप आ जाओगे तो हर आदमी को पहचान भी नहीं थी कि कौन से जानवर को मतलब कौन सा फल हमें खाना है, कौन सा फल हमें नहीं खाना है, फिर हमें कौन सा जानवर का मीट हमें अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता। ये सब भी धीरे धीरे हम लोगों ने पहचानना शुरू किया। इसके बाद जो ये प्राचीन काल की शुरुआत हुई और पाषाण काल से लेकर इस्लामिक शासन की स्थापना तक बीच के कालखंड को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा प्राचीन काल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मध्य हिस्ट्री की अगर बात करोगे तो मीडियाबल अगर समय रहा एग्जाम के पहले तो हम लोग जरूर पढ़ा देंगे इसके अंदर में। लेकिन भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना के साथ ही जिस कालखंड की शुरुआत होगी उसे मध्यकालीन यानी कि भारत का इतिहास कहा जाता है। इस तरह यूरोपीय शक्तियों के आगमन और इस्लामिक शासन की स्थापना के बीच के कालखंड को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के रूप में जो है वो जाना जाता है। ये हमारा मध्य इतिहास रहा, मीडियाबल हिस्ट्री रहा। और मीडियाबल हिस्ट्री के बारे में दिल्ली सल्तनत हो गया और उसके बाद मुगल का शुरुआत
शुरुआत और मुगल का पतन हो गया। यहाँ से जो है हमारा मध्यकालीन में पढ़ना है। हालांकि मध्यकालीन से बीपीएससी जो है अभी थोड़ा क्वेश्चन कम कर दिया है, लेकिन अभी भी मॉडर्न क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों को देखते हुए साइंस और करंट अफेयर को कवर कर लीजिएगा। इतना में कर लीजिएगा, आपका जो है रिजल्ट कहीं ना कहीं एक बहुत नज़दीक तक पहुंचा देगा आपको। करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमारा कुछ सोर्सेज हैं, उस सोर्सेज के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि कहाँ कहाँ से करंट अफेयर आप पढ़िए या कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। फिलहाल हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसकी बात करते हैं। तो ब्रिटिश जो हमारे पास आए हैं, यानी कि आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो यूरोपीय, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता 1947 तक के बीच के कालखंड को आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में अध्ययन किया जाता है। और इसमें ब्रिटिश राज स्वतंत्रता संग्राम तथा आज़ादी का संघर्ष भी इसमें शामिल है। उत्तर आधुनिक काल जो होता है, पोस्ट मॉडर्न कंटेम्पोररी एरा, 1947 की स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक जो चला आ रहा है, जिसमें इमरजेंसी भी आता है, इसमें उत्तर काल के रूप में जो है इसको चिन्हित किया गया है। और इसमें स्वतंत्रता, भारत का विकास, संविधान का निर्माण और समकालीन घटनाएं भी इसमें शामिल है। जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भी देश में आंदोलन हुआ और उन सबको सरकारों के खिलाफ से प्रेजेंट किया गया, जिसमें हमारा संपूर्ण क्रांति एक आता है और जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी में किया था। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो जितना पूछने की संभावनाएं हैं सिर्फ वही कवर करेंगे, बाकी सबको कवर नहीं करेंगे। वर्तमान की बात करेंगे तो, लेकिन संविधान का गठन होना, संविधान में कितने लोग बैठे थे सभा के अंदर में, टेम्पररी सदस्य अध्यक्षता कौन लिया था, परमानेंट अध्यक्षता किसको मिली, संविधान लिखने में किन किन लोगों का सहयोग रहा, कौन कौन से रिसोर्सेज से संविधान को लिया गया और कहाँ कहाँ पर जो है आपके लिए उसको कहाँ कहाँ से कौन कौन देशों से संविधान का सोर्सेज लिया गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं, उनके बारे में पूरा विशेष चर्चा करना। राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी, बहुत लोगों का मानना होता है कि संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा था, उसके विचार पर क्या पक्ष है, सबका आप एक कंक्लूजन देखोगे यहाँ पर इस क्लास के अंदर में। बहुत डेप्थ में हम लोग लेके जाने वाले हैं, क्लास करने वाले हैं। आधुनिक भारत के इतिहास और यूरोपियन का आगमन जो है, भारत में व्यापार के उद्देश्य से विभिन्न यूरोपियन शक्तिमान का आगमन हुआ। दरअसल यूरोप में भारतीय वस्तुओं की जो है वो मांग अधिक थी और इससे मसाले जैसे काली मिर्च, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, चाय, नील और अफीम जैसे थे इसमें शामिल थे। और इसीलिए हालांकि जो आप पढ़ते हो कि भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, यानी कि हालांकि एक क्वेश्चन हमने बचपन में पढ़ा था कि भारत की खोज किसने की, ऐसा ही लिखा हुआ था, भारत खोज किसने थी, 1498 में वास्को डी गामा ने पहली बार खोज किया था, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। लेकिन भाई वो कंप्लीट जो है एक बच्चे के दिमाग में शुरू से ही गलत चीज़ें ठोक दी जाती है। भारत की खोज करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि भारत पहले से ही था, और जिस यूरोपियन की बात करते हैं वो एक समुद्री मार्ग खोज किए थे। तो कई लोगों को लगता है कि हमारा जो समुद्री व्यापार शुरू हुआ है वो 1498 के बाद ही यूरोप से हुआ है, लेकिन ये भी बात गलत है। इसके पहले भी, जब मैं आपको आगे क्लास लूँगा तो बताऊंगा कि 1498 के पहले भी हम लोग यूरोप से जो है वो दोस्ती थी और वहाँ से व्यापार होता था, लेकिन बीच में एक ऐसा घटना हुआ जिसकी वजह से बीच के रास्ते जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए और उसके बाद एक नए मार्ग की स्थापना करना, एक नए मार्ग की खोज करना जरूरी था। इसलिए हम लोगों ने यूरोपियन हमारे भारत का एक नया समुद्री मार्ग का खोजा, उन्होंने रिसर्च करा और 2 लोगों ने खोजने की शुरुआत करी थी, लेकिन वास्को डी गामा को मिला और एक व्यक्ति जो नहीं खोज पाए वो चले गए वेस्ट इंडीज, और उसीलिए उसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज, क्योंकि वो इंडिया नहीं था, वो पश्चिम दिशा में था, इसलिए वो। हालांकि इसको पूरी मैं ग्राफ के साथ बताऊंगा, कुछ भी परेशान नहीं होना, यहाँ पर पूरा डिटेल जो है यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है। इस तरह वो अपने व्यापार और व्यापक स्तर को बढ़ाते चले गए ताकि अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित किया जा सके, और जाहिर है कि वो इस व्यापार में किसी तरह का बाजार नहीं चाहते थे। हालांकि पुर्तगाली जो है कि व्यापारी आने लगे और क्रमशः उसके बाद व्यापारी आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए और व्यवसायों का आगमन बढ़ते लगा। और ऐसे हालत में एक दूसरे के प्रति जो है स्पर्धा बढ़ना स्वाभाविक था और परिणाम स्वरूप आपस में टकराव भी होने लगा। टकराव, कौन कौन से टकराव हुए थे, किन किन लोगों ने आपस में लड़ लिए थे, हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले यूरोपियन से, जो हमारे यानी माफ़ करिएगा पुर्तगाली से, जो हमारे भारत में जो है कालीकट में पहली बार पहुंचे और वहीं से हमारी जो है शुरुआत हुई, चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई। फिर मुगलों का पतन हुआ, फिर जब मुगलों का पतन हुआ तो नए राज्यों का उदय हुआ। अब जब नए राज्यों का उदय हुआ तो फिर अनुशासन के लिए नियम बने, अनुशासन के लिए जब नियम बने तो उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज ने उस नियम का विरोध किया, फिर उसको तोड़ा और फिर लोगों ने उसका विद्रोह किया, और ऐसे ऐसे कर करके पूरी प्रक्रिया हमारा चलते ही रहा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यूरोपीय कंपनियों के आने के क्रम का प्रकार क्या था, देखिए पहले पुर्तगाली की बात करेंगे तो 1498 में, और सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। ये तो घटना आपने सुना ही होगा। अब इन क्रमों को हम लोग पढ़ेंगे कि अभी, हालांकि इसमें बस इंट्रोडक्शन है, हम लोग पढ़ेंगे अभी इसको 1 बाय 1 करके। सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा और भारतीय मसालों का जो है वो खरीद कर यूरोप के बाजारों में बेचने का 60 गुना लाभ अर्जित किया।
और जब 60 गुना लाभ अर्जित किया तो फिर उसको लग गया लालच, और लालच लगते ही वास्को डी गामा ने अब व्यापार करने के लिए जो है वो पुर्तगालियों को उकसाया, और वहाँ से व्यापार करने की जो है सबने इच्छा रखी, और वहाँ से व्यापार शुरू हुआ, और मेन प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुआ। 1602 में पुर्तगालियों के बाद व्यापार के लिए आए, और 1608 यानी कि 1600 में 31 दिसंबर 1600 और 1608 में इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आगमन हुआ, और उसके बाद डेनिस 1616 में आया, और इसका प्रभाव थोड़ा सीमित रहा लेकिन आया ये भी है। और फ्रांसीसी की बात करोगे तो 1664 में आया, और अंतिम प्रमुख यूरोपीय शक्ति जो रहा वो कौन रहा? फ्रांसीसी रहा था। अब इन चारों को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में कवर करेंगे, कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ब्रिटिश कंपनियों की स्थिति जो है मजबूत होने लगा, और विभिन्न युद्ध जैसे प्लासी और बक्सर का युद्ध और कूटनीति के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अन्य यूरोपियन प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया, और भारत में अपनी राजनीति जो है वो पकड़ मजबूत कर ली। ब्रिटिश का शुरू से ही जो नीति रहा है वो यही रहा है कि हालांकि वो भारत पर कब्जा करने नहीं आए थे, सिंपल बात है, और क्रय विक्रय के जो है इस खेल में कंपनियों ने अपने बेहतर स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास किया। हर कंपनी अपना अपना चाहता था, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में अपने कुशलता सहित क्षमता के कारण ब्रिटेन को व्यापार में बढ़त मिलने लगी, और शुरुआत में ब्रिटिश कंपनियों का उद्देश्य जो है वह व्यापार करना ही था, लेकिन बाद में उन्होंने एक तरफा व्यापारिक हितों को स्थापित करने की ये शासन कंपनी के रूप में स्थापित करने लगे। शुरुआत में जब ब्रिटिश हमारे भारत में आए थे तो कोई सोचा नहीं था कि यहाँ पर आकर के और हम शासन कर लेंगे, लेकिन उन्हें मौका मिला और उस मौका का उन्होंने लाभ उठा लिया। उसको जब यहाँ के लोगों को देखा कि इनमें एकजुटता नहीं है, ये खुद ही आपस में ही विरोध कर लेते हैं दूसरे का, तो उसका उन्होंने लाभ उठाया, और वो अंग्रेजी शासन जो है वो धीरे धीरे जो है नीति में बदल गई, यानी कि हम लोगों के ऊपर जो है उन लोग शासन करने लगे। और ये कहीं ना कहीं जो है वो उस वक्त की लैक ऑफ जो यूनिटी थी वही थी। लेकिन अब उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए हमें क्लास को कंटिन्यू करते रहना होगा। चलिए मैं नेक्स्ट की तरफ देखता हूँ। यहाँ पर ब्रिटिश शासन कंपनियों से औपनिवेशिक शासन की बात करोगे तो कंपनी का शासन शुरुआत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, लेकिन बाद में 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति बहुत अपने आप में फेमस क्रांति है, और उसी वक्त के क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा जो है वो शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, और वो अधीन चला गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट आया, उसका अधिनियम आया, वो सारा कुछ जो उस वक्त हुआ था वहाँ से पढ़ा जाएगा। इसके बाद जिसे औपचारिक रूप में औपनिवेशिक शासन भी कहा जाता है, मतलब जो डिसीजन लेना है वो कौन डिसीजन लेंगे, तो वो लेंगे ब्रिटिश के जो क्राउन में बैठे हैं, यानी कि वहाँ से शासन हो गया। और जब से वहाँ से शासन हुआ तब से जो है भारतीयों की असंतुष्टि और बढ़ गई, और धीरे धीरे इन्होंने विरोध करा, और इतना खतरनाक विरोध करा कि एक समय ऐसा था कि भाई अंग्रेजों को मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ा। अब इन सभी के बारे में अपना ढंग से एक बार पढ़े जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिखिए उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश कंपनियों ने अपने हितों को ध्यान में रखकर जो है व्यापारिक और शासन संचालित करनी थी, लेकिन इस व्यवस्था से भारतीयों का शोषण होता था। ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि अपने नियम के विरुद्ध जाए, लेकिन उसमें भारत का शोषण जरूर था, और ब्रिटिश कंपनियों द्वारा स्थापित शोषण आधारित इस व्यवस्था को औपनिवेशिक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें भारत का जो है वो शोषण हो रहा था, भारत का जब शोषण हो रहा था, जिसमें उस वक्त की बात करूंगा मैं यहाँ पर। चलिए मैं देख रहा हूँ आगे। यहाँ कह रहा है कि आधुनिक भारत के 4 खंडों को अलग अलग अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला जो होगा हमारा वो बिहार भारत का आधुनिक भारत का आरंभ होगा, और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन चलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन की देन और वहाँ से जो सामाजिक सुधार हुए थे वो पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का प्रारंभ जो हुआ है वो मुगल काल का पतन हुआ है, तो मुगल काल का पतन भी पढ़ेंगे। और मुगल वंश की केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से क्षेत्रीय शक्ति का उदय लगा, हालांकि यह सिलसिला धीरे धीरे जो है सल्तनत काल के दौरान ही शुरू हो चुका था। प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य आदि भी शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्षेत्रीय शक्तियों भी अंग्रेजी में प्रभाव अपना डालने लगा। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। अब इस ग्राफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्राफ में ये दिया हुआ है कि कौन सा कहाँ था, और उस वक्त याद रखिएगा जब भी मैं पैराग्राफ बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में, तो मैं पाकिस्तान को लेके चलूँगा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान वो था, तो अब जो है नहीं है, लेकिन उस वक्त था। अब यहाँ से कुछ चरण की बात करोगे, जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कुछ 3 चरण रहे हैं, और पहला चरण रहा है कुछ वाणिज्य पूंजीवाद, जो 1757 से लेकर के 1813 तक रहे हैं, जिसमें द्वैत शासन 65 से 72 तक लागू रहा। घेरे की नीति चलाई गई, अहस्तक्षेप की नीति चलाई गई, जिसमें शामिल थे आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध,
दूसरा चरण क्या था, तो औद्योगिक पूंजीवादी जो 1813 से लेकर 1858 तक रहा है, और ब्रिटिश औपनिवेशक को कच्चा माल की जरूरत पड़ी और वहां से हड़प नीति चलाई गई और अवध का विलय और पंजाब एवं बर्मा का जीत यहाँ पर हुआ। सामाजिक मामला की बात करोगे तो सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, विधवा विवाह से जुड़े कानून हो गए, और धार्मिक मसाला की बात करोगे तो धर्म प्रचार जो है वो शुरू किया गया। पूंजीवाद निवेश की यहाँ पर देखोगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। निवेश की नीति चलाई गई, रेल, बैंक, बागान और डाक का जो है निर्माण पर जोड़ दिया गया और यहीं से पूंजी निवेश करना शुरू किया गया। अब राष्ट्र का विकास कैसे हुआ है, तो राष्ट्र का विकास की अगर बात करोगे तो जैसे प्रारंभिक राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से जनजातीय विद्रोह जो हो गया, जैसे खोंड हो गया, दहोल हो गया, कोल हो गया, संथाल हो गया, रंपा हो गया और मुंडा हो गया, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। किसान विद्रोह पढ़ेंगे, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, पावना आंदोलन, बरदौली आंदोलन और तेभाग आंदोलन, इसके साथ और भी बहुत सारे होंगे, जिसमें नागरिक आंदोलन होगा, सैनिक आंदोलन होगा। 1857 को 2 चैप्टर में पढ़ेंगे, 2 टॉपिक बना बना करके, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। संगठित राष्ट्रवाद हो गया, जिसमें कांग्रेस थे, इसमें से 3 प्रकार के लोग थे, उत्तरदायी थे और उग्र राष्ट्रपति थे और गांधीवाद थे, और लेकिन क्रांतिकारी में 2 प्रकार के प्रथम और द्वितीय। इसके बाद यहाँ पर संवैधानिक शासन का कुछ देन भी रहा है, जो कंपनी शासन 1773 से लेकर के 1853 तक लिया है। क्राउन का शासन जो रहा है वो 1858 से लेकर के 1940 तक रहा है। गवर्नर जनरल और जनरल का वायसराय का जो है वो विकास की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, और भारत में प्रेम एवं शिक्षा का विकास कैसे हुआ उससे संबंधित अधिनियम पढ़ेंगे। तो इस पूरी सेशन में जो है हम लोग एक ढंग का सेशन कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा जड़ से एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और पूरी तैयारी के साथ पढ़ेंगे। एग्जाम के पहले जो है इसको समाप्त कर देना है। तो चलिए, इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।